हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एम एस स्टडी गुरु। सो मेरा नाम है ख्याति और मैं एजुकेटर हूँ एम एस स्टडी गुरु पे। आप लोगों ने मुझे देखा होगा फ्रीक्वेंटली। सो हाल ही में मैंने आईआईटी इंदौर में पीएचडी एंट्रेंस और इंटरव्यू दिया था, जिसके लिए मुझे लगा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि किसी को भी अगर छोटी सी भी हेल्प मिले या कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो मुझे लगा मैंने गलत करी या मैंने सही करी, वो मैं आपको बता सकूं। तो हम सबको पता है यूजीसी नेट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी इंटरव्यूज के लिए रिगरसली बैठते हैं, कुछ थोड़े समय बाद बैठते हैं। तो मैंने थोड़ा समय लेके डिसाइड किया मुझे किस एरिया में पीएचडी करना था, और फिर अभी मैं फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज दे रही हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट के। सो आईआईटी इंदौर का एक्सपीरियंस आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर सिलेक्शन के 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज आपका रिटन इंटरव्यू, सेकेंड इज आपका फर्स्ट इज रिटन एग्जाम एंड सेकेंड इज आपका इंटरव्यू। यहाँ पर अगर आप जेआरएफ हो, अगर आप नेट हो, आपको रिटन में बैठना ही पड़ेगा, राइट। तो जो रिटन होता है, रिटन में दे विल आस्क आपसे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्लस इसके साथ साथ आपको अपना एसओपी वहां पर लिखना पड़ता है, राइट। तो एसओपी का मेंशन्ड है साइट पर, तो इसलिए हम लोग पहले से प्रिपेयर थे। एक एसओपी हम प्रिपेयर करके गए थे एंड वहां पे जाके हमने वही लिखा। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्टिव रहते हैं, बट यूजीसी नेट के सिलेबस के आसपास ही रहते हैं। उसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आई रिमेम्बर मेरे लिए मेरे क्वेश्चन पेपर में एक गेम थ्योरी था, एक पब्लिक प्राइवेट गुड्स थे, एक आई थिंक एक्सटर्नैलिटी इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन था, व्हाट आर द एफिशिएंट गुड पैरामीटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन वो देते हैं, आपको 2-3 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं एंड आपको एसओपी लिखना पड़ता है, एंड दिस इज योर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। तो मोस्टली जहां तक मैंने देखा, ऑलमोस्ट इस बार सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बट बहुत बार जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट हो। जैसे मेरे कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस में रिटन के बाद भी आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मुझसे मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस पूछे थे, बिकॉज मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, तो जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती थी उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाते हो, एंड उसके बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि जरूरी नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप वही सब्जेक्ट बोलो। आप जो सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, अगर आप वो बोलोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाती हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूरे क्वेश्चंस इकोनोमेट्रिक्स बोला। मैंने उनको खुद बताया था कि आई एम कंफर्टेबल इन इकोनोमेट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज, 1 या 2 सब्जेक्ट अगर आप उन्हें प्रिपेयर करके लेके जाओ पहले से, सो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि बहुत बार उन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। दूसरा, प्रपोजल बनाने के लिए बोला नहीं था, बट मैंने प्रिपेयर किया था, बिकॉज वो आपसे पूछेंगे आपको किस एरिया में काम करना है, राइट। तो मैंने अपना फिर उनको एरिया बताया, उन्होंने फिर उस एरिया से रिलेटेड थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस पूछे, बट मेरा इंटरव्यू सोलली ऑन माय सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड था। क्वेश्चंस मिक्स थे, मतलब इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज नॉट वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझसे अरीमा मॉडल, अरमा मॉडल के बारे में पूछा था, उन्होंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, देन कुछ इजी क्वेश्चन थे लाइक आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, देन ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है, ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। एंड सबसे अच्छी चीज ये रहती है, अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हो, वो नहीं जज करेंगे आपको, राइट। तो मैंने भी क्वेश्चंस में बोला था कि सॉरी सर, आई डू नॉट नो अबाउट इट, बट आई विल रीड अबाउट इट। सो ऐसे लाइन बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे उनको दिखता है कि आपको अभी नहीं आता, बट आप सीख लोगे। तो ऑलवेज से दैट आई एम नॉट अवेयर और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई विल रीड अबाउट इट, राइट। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो। दूसरी चीज, मेक श्योर कि आपको जो सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो वो आप उनको बताओ। तीसरी चीज, जो भी प्रपोजल आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, जरूर ये उनको बताना, अगर वो नहीं भी पूछे, कि क्यों आपने एक टॉपिक चूज करा, राइट। सो उससे थोड़ा समझ आता है। टेल देम सामने से कि मैम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सम पेपर्स मुझे ये रियलाइज हुआ, तो उससे समझ आता है कि आपने पेपर पढ़ा है एक्चुअली में, राइट। मुझसे पहले और जो बात के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स गए थे, उनसे कुछ से रिसर्च प्रपोजल पे पूरा पूछा, कुछ से इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन पूछे। तो ये पूरा आपकी किस्मत है, वहां जाके आपसे क्या पूछेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मुझसे प्रपोजल से ज्यादा पूछे, बट मेरा ऑपोजिट केस हो गया था, राइट। दूसरी चीज, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दिस वन एडवाइस, जो अभी मुझे एक्सपीरियंस कर समझ आई है धीरे धीरे, कि अगर आप सिर्फ पीएचडी क्वालिफाइड हो, सो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 0 हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, राइट। बट आई वुड से कंसिडरिंग द रियलिटी ऑफ अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एंड मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, दूसरे का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है,
थोड़ा सा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नेट या जेआरएफ निकाल के जाओ। सबसे अच्छी चीज है जेआरएफ, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नेट के बेसिस पे बुलाते ही नहीं है, राइट, शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करते। आई हैव फिल्ड सम फॉर्म्स एंड आई वाज नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट। सो जेआरएफ अगर आप निकाल लो, अगर आपका 2 मार्क 8 मार्क से रह रहा है, हाई चांसेस है नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर आपकी फंडिंग गवर्नमेंट से आती है एंड देर ऑल्सो फील की जेआरएफ टॉप 5% रहता है ऑफ द कैंडिडेट्स। सो दिस इज अ पर्सनल एडवाइस कि अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है उनको पीएचडी करनी ही करनी है, सो मेक श्योर थोड़ा समय देके आप जेआरएफ निकालोगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। प्लस सिर्फ 2-3 इंस्टीट्यूट के फॉर्म मत भरना, कम से कम जितने भी उस साइकिल में इंस्टीट्यूट निकले 4-5 इंस्टीट्यूट के आप फॉर्म भरना, जरूरी नहीं आप सब में शॉर्टलिस्ट होगे, राइट। दूसरी चीज, फैकल्टी प्रोफाइल देख कर जाना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपका इंटरेस्ट एनवायरमेंट है, पता चलो उस कॉलेज में कोई भी फैकल्टी का एनवायरमेंट इज नॉट एक्सपर्टीज, तो यानी डो नॉट फिल फॉर्म फॉर दैट। सो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि फैकल्टी के साथ अगर आप प्रोफाइल मैच करके जाओ, उनके एरिया से आपके अगर मैच हो रहा हो तो ज्यादा चांसेस है। दूसरी चीज जो मुझे इस प्रोसेस में वापस समझ आई मेरे जो एक्सपीरियंसेस से, अगर आप पीएचडी के लिए बैठ रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी सुपरवाइजर को चाहते हो कि ये इनके अंडर आप काम करो, 2-4 महीने या 6 महीने पहले उनको मेल डालो, उनको अपना प्रपोजल भेजो, उनको अपने इंटरेस्ट भेजो एंड उनको लिखो कि सर माय नेम इज दिस एंड आई एम इंटरेस्टेड फॉर पीएचडी अंडर योर गाइडेंस, दीज आर माय सब्जेक्ट एरियाज एक्सेट्रा। ये मैंने नहीं किया था, बट ये मेरे कुछ पीयर्स ने किया था एंड उनको इस चीज का बहुत फायदा हुआ था। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आप ब्रीच कर रहे हो, आप फॉर्मल मेल कर रहे हो उनको, तो इससे होता क्या है, उनको भी लगता है कि आपका इंटरेस्ट है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट। तो ये एक टिप मैं सबको देना चाहूंगी कि आप इस टिप को जरूर फॉलो करो। प्रोफाइल चेक करके प्रोफेसर्स को मेल करो अपना काम। गुड दैट दे रिप्लाई, इवन इफ दे डोंट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू हैव डन योर पार्ट, राइट। एंड ऐसे आरए, रिसर्च असिस्टेंट, एसोसिएट के लिए भी आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। पीएचडी में स्पेसिफिकली ये अप्रोच बहुत काम करती है। कभी कभार इवन इफ यू आर अ जेआरएफ, मैंने देखा है सिलेक्शन नहीं होता, बट इफ यू हैव अ गुड रिसर्च इंटरेस्ट एंड पहले से अगर आप कम्युनिकेट करके रखते हो वो इंटरेस्ट को, देन सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई वुड सजेस्ट दिस कि पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, यू कैन नॉट स्किप पेपर। दिस इज ऑल्सो मिस्टेक लर्न्ड थ्रू एक्सपीरियंस। मैं नहीं पढ़ती थी पेपर बिल्कुल भी, बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि पेपर पढ़ के ही आपको समझ आता है गैप क्या है, क्या आपका इंटरेस्ट है, प्लस आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सो प्लीज रीड पेपर्स, डाउनलोड पेपर्स गूगल स्कॉलर से जितने आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पीएचडी में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, रिसर्च नॉलेज भी चाहिए। सो यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। यूज क्लॉड, यूज जीपीटी, यूज जेमिनाई, एआई टूल्स की मदद से आप उसको समझो, समराइज करो, प्रपोजल बनाओ, रिफाइन करो। मैंने क्या किया था, मैंने अपना प्रपोजल उस पर अपलोड करा था, उनसे बोला था कि टेल मी द प्रोबेबल क्वेश्चंस जेमिनाई से, एआई चैट जीपीटी से, व्हाटएवर, राइट। तो उसने आंसर किया था, उसने क्वेश्चन दिए थे, उसने रिफाइनमेंट्स भी बता दिए थे। सो दैट इज हाउ आई रिफाइंड माई प्रपोजल। क्लॉड इज अ वेरी गुड टूल। सारे अपने डेटा सोर्स सब उस पर पेस्ट कर दो एंड देन आस्क देम टू टेल यू द कॉमन पॉइंट्स, डिफरेंसेस, गैप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो एट द एंड डोंट वरी, पीएचडी इंटरव्यूज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने एरिया में, अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग है, तो दे आर ऑल्सो सिटिंग देयर टू सिलेक्ट यू, राइट। वो आपको ये नहीं चाहते कि आप चले जाओ, उनको भी चाहिए अच्छे कैंडिडेट्स। एनीबडी, अगर आप भी प्रोफेसर होगे तो आप भी चाहोगे एक अच्छा कैंडिडेट आए आपके अंदर, राइट। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, मेक श्योर यू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादा हाईटेक इंटरव्यू नहीं होता है, दे जस्ट टेक योर कॉन्फिडेंस एंड योर सब्जेक्ट नॉलेज, राइट। सो आई थिंक अभी मुझे इतना ही ध्यान में आ रही हैं चीजें जो मेरे साथ हुई थी। रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो इन ऑल माई एक्सपीरियंस वाज फाइन देयर एंड मुझे कुछ मेरी गलतियां भी समझ आई थी। एंड उन्होंने ये भी पूछा था कि इफ यू आर फ्लेक्सिबल विथ चेंजिंग योर रिसर्च टॉपिक, सो प्लीज मेक श्योर दैट आप उन आंसर को भी प्रिपेयर कर लेकर जाओ पहले से। एंड इफ यू आर अबव 25-26, दे माइट आस्क यू दैट डू यू अंडरस्टैंड दैट पीएचडी विल टेक यू 5 years। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों पीएचडी करनी है, वाज आस्क्ड मी, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, क्यों पीएचडी करनी है, 5 साल दे पाओगे कि नहीं, राइट, क्यों नहीं करी अब तक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे जस्ट टू नो योर इंटरेस्ट, राइट। So this was my experience, I think, and talk to seniors there before going in an interview.
लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। मैंने ये काम करा था, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, राइट। इवन इफ इट्स अबाउट अकेडमिक और वहाँ पे रुकने करने का कोई भी है, नेटवर्क विद द पीपल हु आर ऑलरेडी स्टडिंग देयर, राइट। सो दे विल टेल यू द ग्राउंड रियलिटीज ऑल्सो, राइट। सो लिंक्डइन इज अ गुड थिंग फॉर दैट, and I think that's it. All the very best for your interview and do let me know in the comment section अगर कोई भी आपको डाउट हो तो। थैंक यू।